महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे एक हमने कमिटमेंट की थी कि हम सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या इकॉनमी के बारे में ही आपके साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि बाज़ दफ़ा लिटरेचर और एजुकेशन से रिलेटेड और जो बाकी मौज़ूआत हैं जो कि एक इंसान को ज़िंदगी में दरपेश होते हैं उन पे भी बात करेंगे। तो आज हमने रिक्वेस्ट की है, हमारे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, हमसे सीनियर हैं, प्रोफेसर हैं और पीएचडी की हुई है प्रोफेसर सईदुर रहमान साहब से, कि वो हम उनके पास आए हैं ताकि लिटरेचर चूँकि ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू होती है तो हम समझें और अपनी ज़िंदगी को भी इम्प्रूव करें और आप भी इनकी बातें सुन के अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कीजिएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे अपने चैनल पे दावत दी। डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल है मेरा, मैं जितने भी लोगों को बुलाता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ कि अपने बारे में थोड़ा सा, अपने एजुकेशनल जो आपका बैकग्राउंड है उसके बारे में और थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जो नौजवान तबका है उसके अंदर बड़ी मायूसी है और उनको कोई सिमत नज़र नहीं आ रही। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा ब्रीफली। बेसिकली तो जस्ट लाइक एवरी अदर पाकिस्तानी, आई हैड प्रॉब्लम्स विद इंग्लिश। ओके, सो आई वांटेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने कहा कि मतलब ये जो एक है ना, उस वक्त इससे रिलेटेड कुछ एहसास कमतरी भी था। ठीक है, कि मतलब उर्दू मीडियम में तालीम और मुरीद के और मतलब बिल्कुल वो मतलब, तो उस वक्त मुझे मेरे जहन में ये आया कि बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर मैं कंसंट्रेट करूं तो बेसिकली जो मेरे ख़्याल में जो दुनिया के अंदर नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है कटिंग एज, वो सारा इस आजकल वाकई इंग्लिश में है। और ये मैंने मतलब यूरोप में भी देखा है, उनके अंदर एक हमारे से मुतल्लिक ये वाली बात पाई जाती है जर्मनी और फ्रांस वगैरह में, कि चूँकि ये लोग इंग्लैंड की कॉलोनी रहे हैं तो इनका इंग्लिश से ताल्लुक़ हमसे बेहतर है। सही है। तो ग्लोबलाइजेशन से जो हमारा ताल्लुक़ इंग्लिश की वजह से बनता है साउथ एशियन लोगों का, वो मतलब एक हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। ठीक है सर। तो वो मेरे जहन में था अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो मैंने अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू किया और बाकायदा जो ट्रेडिशनल मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसे कहते हैं, उससे होता हुआ तो जो नॉर्मल अब कन्वर्सेशन वाला मेथड है उसके ज़रिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लिटरेचर में बैचलर्स, फिर मास्टर्स, फिर मास्टर्स कहाँ से किया आपने? गवर्नमेंट कॉलेज से, यहाँ से, लाहौर से, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग से, ऑस्ट्रेलिया से, रिसर्च वाला, क्योंकि यहाँ पे थीसिस नहीं करवाए जाते। ठीक है सर। ठीक है, तो थीसिस अगर ना लिखा हो तो फिर आप पीएचडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपको स्कॉलरशिप मिला था? हाँ जी, पहले साल के जो थे ना वो मैं साथ लेके गया था। ठीक है, और उसके बाद पीएचडी जो है वो स्कॉलरशिप पे की थी। ये जो ऑस्ट्रेलियन ऑसेड की स्कॉलरशिप है, ये कौन सा स्कॉलरशिप? नहीं, ऑसेड में ये एक शर्त होती है कि आपको वापस आना पड़ता है। ठीक है, मैं इस तरह की सारी शर्तों से आज़ाद रहना चाहता था। तो एक उनकी होती है, उस वक्त होती थी ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड। ओके, इट्स ओपन टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ओके, तो उसमें ओपन टू ऑल सब्जेक्ट्स, ओपन उसका कंपटीशन था, 150 के करीब वो थी, उनमें से पूरी दुनिया में से 150 था और उनमें से एक आप भी थे? जी। नहीं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप? फुली फंडेड। तो बेसिकली उसमें 4 साल की ट्यूशन फ़ी शामिल होती है। ठीक है, और फिर यूनिवर्सिटी उसे मैच करती है लिविंग अलाउंस। ठीक है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU से किया आपने? जी बिल्कुल, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। ठीक है सर, तो वो करने के बाद फिर आप पाकिस्तान वापस आ गए? हाँ जी, मैं यहाँ पे मैं टीचिंग शुरू कर चुका था और मेरा रिज़ल्ट का इंतज़ार था उन दिनों। तो बेसिकली यहाँ पे जब रिज़ल्ट आ गया पीएचडी का, तो उसके बाद मैं दोबारा यूरोप चला गया, जर्मनी,
जेंत्रम मॉडर्नर ओरिएंट एक इदारा है जिसका जर्मन ज़ुबान में मतलब बनता है सेंटर फॉर मॉडर्न ओरिएंटल स्टडीज़। ओके। उसमें मैं पोस्ट डॉक के लिए चला गया और तकरीबन 1.25 साल, वो 1.5 साल की फ़ेलोशिप थी, 3-4 महीने वीज़े में ज़ाया हो गए। अच्छा सर, ये बताएं, आपने ऑस्ट्रेलिया से और जर्मनी से इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान क्यों वापस आए? असल में सर आपको बताऊं, मैं इस सवाल आपसे क्यों पूछ रहा था, मेरे जहन में ये है कि अगर आपने इतनी आला तालीम वहाँ की यूनिवर्सिटी से हासिल की है तो आप ज़्यादा एक बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड के साथ वहाँ रह सकते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये है ना, बेसिकली आपका एक सब्जेक्ट का भी आप पे असर होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरा चूँकि एरिया ही पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ था, वो ज़्यादा रेलिवेंट यहाँ पे है। हाँ जी, और उसका सारा डेटा यहाँ पे और उसके जो मज़ेदार ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हैं वो वहाँ पे नहीं है। मतलब बहुत एक नपी तुली ज़िंदगी, रात के 2 बजे भी ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आपको ना वो देख देख के मतलब कुछ 6.5 साल 10 महीने में रात, वो मतलब रात के 2 बजे भी अकेला बंदा मोटरसाइकिल पे रोक के खड़ा है, आप देख रहे हैं, कहते हैं मतलब थोड़ी सी कोई जो ज़िंदगी की जो है ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी, वो यहाँ पे ज़्यादा है। वो यहाँ पे ज़्यादा है। सर ये जो पोस्ट कॉलोनियल आपने पढ़ा, तो हाँ, क्या आपने यहाँ आके रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो असरात आज भी देखते हैं सर आप? हाँ जी, बिल्कुल हैं, बिल्कुल। किस तरह से, मसलन कुछ एक्सप्लेन करें। मसलन ये कि मैं एक आपको मज़े की बात बताता हूँ। जैसे जो पंजाब का सबसे बेहतरीन ड्रेस है, ठीक है, कुल्ला और कलफ वाले कपड़े और इस तरह के, ये अब आपको 5 स्टार होटल के दरबान का ड्रेस लगता है जी। ठीक है, ये जब आप देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आप जो हैं यहाँ का जो नेटिव है उसको फॉरेन कल्चर ने किस तरह से दरबान की हैसियत दी हुई है। जो सबसे डिग्निफाइड ड्रेस है ना हमारा, वो अब दरबान का ड्रेस। बिल्कुल ठीक है, वो अक्सर 5 स्टार होटल्स के बाहर हाँ जी आपको ये नज़र आता है। हाँ जी, तो ये मतलब अगर आपने ये चीज़ें ना पढ़ी हों तो आप रीड नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। सही है। ठीक है, दूसरा जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है, पूरी दुनिया में मदर टंग में तालीम होती है, ठीक है, और हमारे भी मुख्तलिफ प्रोविंसेस में ये है, ठीक है। पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसमें पंजाबी में तालीम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और इस तरह का एक प्रोविंस। लेकिन सर आप इसकी वजह ये नहीं समझते, जैसे आपने शुरू में कहा कि आपने ये पहचान लिया था कि इंग्लिश ही वो वाइड लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हाँ जी, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि तालीम क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज में दी जाए या मदर टंग में दी जाए? नहीं, मेरे ख्याल में, अच्छा ये मैंने दूसरे मुल्कों में ऑब्ज़र्व किया है, जैसे स्कैंडिनेविया में सारे अपनी डैनिश ज़ुबान या स्वीडिश ज़ुबान या नॉर्वेजियन ज़ुबान में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन वो हाई स्कूल से नहीं ग्रेजुएट हो सकते अगर उन्हें इंग्लिश ना आती हो। ठीक है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ इक्वली फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड देयर मदर टंग, ठीक है। तो वो उन्होंने तालीम के साथ एक ये भी किया हुआ है कि जो स्कूलों यूनिवर्सिटियों में इल्म प्रोड्यूस होता है ना, वो वहाँ की एवरीडे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिंकेजेस हैं। हाँ जी, मसलन कोपनहेगन की जो ट्रैफिक है ना, वो साल में 1 हफ़्ता स्कूल के बच्चे चलाते हैं, ठीक है। फिर जो वहाँ की यूनियन काउंसिल है उसको रन करते हैं स्कूल के बच्चे। अब आप सोच सकते हैं यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड यहाँ पे स्कूल के बच्चों को दिखाया जा सके। तो मतलब इतना मैनुअल रिकॉर्ड है कि मेरे ख्याल में तो उन्हें जो है वो पता ही नहीं चलेगा। और स्कूल के बच्चे भी वो पढ़ सकें, डेफिनेटली मतलब स्कूल के बच्चे क्या पटवारी की ज़ुबान पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब है कि जो प्रैक्टिकल ज़ुबान है, प्रैक्टिकल नॉलेज है या लर्निंग है या जो भी इल्म है वो और है, और स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए ना हम मिसलें पढ़ सकते हैं, ना FIR पढ़ सकते हैं, ना कुछ। तो उन्होंने अपने ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटीग्रेटेड की हुई हैं। फिर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था और मैं बड़ा हैरान हुआ था कि डेनमार्क में वो हर स्कूल के हर बच्चे को साल में 1 दफ़ा ना वो मतलब एक स्पेसिफिक ग्रेड है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 8वीं का हर बच्चा, ठीक है,
8वीं के हर बच्चे को इस तरह से एक 500 क्रोन्स वो देते हैं, ठीक है, और कहते हैं ये तुम खर्च करके अपने बाइंग डिसीजंस जो है ना उन पे असाइनमेंट लिख कर लाओ। वाह, ठीक है। एवरीडे लाइफ के साथ ना तालीम को, ये तालीम देखें ना सर, तालीम तो बेसिकली आपको शऊर ही ये देती है कि आप चूज़ क्या करते हैं। हाँ जी, वो शुरू से ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट कैसे करना है एडल्ट लाइफ में इसके बारे में कुछ नहीं है, ठीक है। लोगों को ये तो शजर ममनुआ की बातें कर रहे हैं ना, ये कोई कॉन्सेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं कहीं पे भी, ठीक है। सिविक राइट्स, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई नहीं है। जो मतलब गवर्नमेंट का एक पूरा निज़ाम है कि कैसे हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रह रहे हैं, ये कैसे वैलिड है, इस यानी हमें क्यों रियासत के कवानीन के साथ जुड़े रहना चाहिए, ये हम कैसे इस पे पहुँचे हैं, पूरी दुनिया के इंसानों ने कैसे ये फ़ैसले किए कि वो कबीले और फैमिली और बरादरी और गाँव से बड़ा सोचेंगे। ठीक है सर, ये सारे मौज़ूआत जो हैं ये हमारे स्कूलों में डिस्कस होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं कि जो कॉलोनियल वो एरा है जिसके बारे में आपने रिसर्च भी की है, पढ़ा भी है उसके बारे में, उसके असरात पाकिस्तान के लिटरेचर के ऊपर भी मौजूद है? हाँ जी, पाकिस्तानी लिटरेचर पे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बेसिकली ये बात कर रहा था कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने पोस्ट कॉलोनियल के बारे में रिसर्च भी की है, पढ़ा भी है, तो क्या पाकिस्तान के लिटरेचर के ऊपर इसके असरात मौजूद हैं और इसके मुकाबले में क्या रेजिस्टेंस की बातें भी मौजूद हैं? रेजिस्टेंस और लिटरेचर वो खैर इसमें ना मसला ये है कि जैसे कुछ जानराज हैं वो हमारे यहाँ नहीं हैं, मेरे ख़्याल में वो नहीं हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि मतलब जो हमारी एपिक्स हैं वो भी नावल के मुकाबले पे हैं, लेकिन एक ख़ास तरह की जैसे नज़्म की जानरा है वो फ़ॉरेन है, गज़ल की जानरा लोकल है। इस तरह से मतलब जो नावल की मॉडर्न नावल की जानरा है ना वो उसका असलूब और है, और वो वेस्टर्न रैशनैलिटी के बाद की एक वेस्टर्न इजाद है। लेकिन आप समझते नहीं हैं उनके ख़यालात और जो कहानियों की बुनत और जो आइडियाज़ हैं बेसिकली वो वहीं से लिए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी उसके बड़े अच्छे अच्छे तजर्बे हुए हैं, जैसे मंटो वगैरह के, या उनका क्या नाम था, वो जो थे गुलाम अब्बास, जी जी, ठीक है, इस तरह की, और प्रेमचंद वगैरह, इन्होंने बड़े जदीद अफसाने लिखे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जो ये पहले की बातें थी जब हम उन जैसा सोचना चाहते थे। उसके बाद ऐसे तजर्बे हुए हैं, जैसे लातीनी अमेरिका में भी हुए हैं, यहाँ पे भी हुए हैं। यहाँ पे एक राइटर हैं सगीर मलाल साहब, जी जी, थे, फोत हो चुके हैं। उन्होंने उस तरह के तजर्बे किए हैं। बेसिकली उसमें यह होता है कि आप वो जो रैशनल मॉडल है ना स्टोरी बयान करने का, उससे आप बाहर जाते हैं। मार्केज़ वगैरह ने भी ये तजर्बे किए हैं, मैजिकल रियलिज़म जिसे कहा जाता है, कि बेसिकली वेस्टर्न रैशनैलिटी ने हमें कॉलोनाइज़ किया, तो अब हमें अपने लिटरेचर में सुपरस्टिशन की सेलिब्रेशन, मैजिक की सेलिब्रेशन, ये सारा कुछ करना चाहिए। उसी के नतीजे में रिलीजन का भी एलिमेंट उसी के नतीजे में आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि देखें ये जो अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, मसलन उर्दू में अगर आप बात करें तो फैज़, जालिब और इस तरह के लोग, हाँ जी, तो ये आवाज़ें भी इनके बारे में जो है वो आप क्या समझते हैं? बेसिकली मुझे ये वाली चीज़ें जो ना इतनी अपील नहीं करती, इस सेंस में कि मेरे ख़्याल में जो नॉर्मली कहा जाता है प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट या इस तरह से, वो भी बेसिकली एक बड़े इसी तरह के नैरेटिव से जुड़े हुए थे जो यहाँ की लोकल हिस्ट्री को घटिया या कमतर समझते थे। जैसे कार्ल मार्क्स के 2 लेटर्स हैं इंडिया पे ना, सब उस वक्त तो हम सारे यूनाइटेड थे, ठीक है। उसमें वो ये कहता है कि इंग्लैंड का ने जितने भी बेशक जुल्म किए हैं, इंग्लैंड ने एक कमाल ये किया है कि जो यहाँ की लोकल
वो है ना हिस्ट्री से बाहर रहने वाले अवाम हैं, उनको हिस्ट्री के वसी तर धारे में ले, तारीख़ के सबसे बड़े धारे में शामिल कर लिया। ठीक है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा जो एक वेस्टर्न नैरेटिव है ना, उसकी ये दूसरा रुख जो है ना, वो ये मार्क्सिज्म और लेफ़्ट वाला आइडिया। बेसिकली हेगल जो था उसके आइडियाज़ इस तरह के थे कि दुनिया में तारीख़ जो है वो एक ख़ास नहज पे अब पहुंच चुकी है यूरोप में, ठीक है, और इंसान का जो सफ़र है ना वो तो हमात से निकल के रियासत और सेल्फ रियलाइजेशन और रीज़न की तरफ चल पड़ा है, ठीक है। और उसका ही स्टूडेंट था मार्क्स, ठीक है, वो मटीरियलिस्ट हिस्ट्री इसी तरह देखता था। लेकिन आप ये नहीं समझते सर कि देखिए, एक तरफ अगर कैपिटलिज्म है, दूसरी तरफ मार्क्सिज्म है, तो अब सोशल डेमोक्रेसी की बात दुनिया के अंदर जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर तो ये बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ और मसला है, हमारे यहाँ तो जमहूरियत ही नहीं आई अभी। हाँ, हमारे यहाँ मेरे ख्याल में अभी तक जो मसला हल नहीं हुआ और जिस पे शायद ही कोई बात करता हो, वो ये है नेटिव के साथ क्या, मतलब नेटिव का क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर देखें तो आपको ना इंजीनियर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, और इंजीनियर्स भी ऐसे मिलेंगे कि जो ना आप मतलब जो हर तरीके से हर इम्पोर्टेड नैरेटिव के साथ फिट हैं, ठीक है। जो मसला है ना वो लोकल अनपढ़ कबीले और बरादरी के अंदर रहने वाला जो बंदा है ना, उसकी सोच के साथ किसी को कोई समझ नहीं आती क्या करें, ठीक है। वो ना कॉलोनियल नैरेटिव में फ़िट होता है, ना किसी और मेटाफिज़िकल नैरेटिव में फ़िट होता है, और उसका बेसिक मसला भी है। और मेरे ख़्याल में ये इस पे काम होना चाहिए कि पाकिस्तान में अभी तक लोगों को रियासत से ज़्यादा पहले फैमिली का इंस्टीट्यूशन समझ आ जाता है। जैसे बहुत सारे अगर आप देखें हमारे हुक्मरान, वो इसलिए हुक्मरान हैं कि वो किसी के बेटे बीवी सर मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूं, तो आप ये नहीं समझते कि हम अपनी वो जो आइडेंटिटी है उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं? फैमिली की देखें ना जी, कोई जट है, कोई मलक है, कोई सैयद है, हाँ जी, उस तरह की आइडेंटिटीज़ के अंदर हम अपने आप को और उसी के हिसाब से हम अपने आप को आगे भी लेके चलते हैं। हाँ जी, और मेरे ख्याल में ये वाले अलायंसेस जो हैं ये इनके ऊपर मतलब काफ़ी सालों से इनको बदलने की कोशिश की जा रही, काफ़ी सदियों से, और ये नहीं बदल रहे। तो ये भी तो देखना चाहिए ना कि ये भी तो एक रेजिस्टेंस की शक्ल है ना, ठीक है, कि लोग जो हैं वो मतलब पता नहीं, हमारा ही कोई सियासतदान था जिसने कहा था मैं 5000 साल पुराना पठान हूँ। जी 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 जी, ठीक है। तो लोग इस तरह की बातें करते हैं, इसका मतलब है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस। ANP में जो लोग हैं वो कहते थे कि मैं 2500 साल से जो है वो पठान हूँ, उसके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, हमें ये नहीं इशू के किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, मसला ये है कि हम उन आइडेंटिटीज़ को मतलब रियासत जो है, रियासत को कोई प्रॉब्लम है ये एक्सेप्ट करने में? रियासत का क्या इशू है? रियासत बेसिकली क्यों नहीं कर पा रहे? जो रियासत का बुनियादी असूल है वो तो ये है ना कि सबसे अहम रिश्ता होगा शहरी का और रियासत का। बिल्कुल सही है, ठीक है। हम वो वैसे भी इस्टेब्लिश नहीं कर सके, और इसमें मेरे ख्याल में कुछ इदारे ऐसे मतलब हमने जो ख़ुद बनाए हैं शायद उनमें ऐसा हो। जैसे मेरे ख्याल में 2-3 इदारे ऐसे हैं जो हमने ख़ुद बनाए हैं। एक तो मोटरवे पुलिस है जिसमें आपको कॉलोनियल लेगेसीज़ नज़र नहीं आती, एक मेरे ख्याल में नादरा है अगर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के 2-4 चीज़ें जिनमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ठीक है, वो उन्होंने नहीं बनाए, साम्राज्य ने नहीं बनाए, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा लोकल बंदे के काम होते हुए नज़र आते हैं, सही है, ठीक है। इसकी एक वजह टेक्नोलॉजी नहीं है? मोटरवे पुलिस का तो टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका रवैया फ़र्क है। ठीक कह रहे हैं। यानी वो बिल्कुल वैसी है जैसे इंग्लैंड में पुलिस है, जैसे कि मतलब वो वेपन नहीं कैरी करते और मतलब एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुलिस का ओरिजिनल फंक्शन था वो आप वो कॉलोनियल लेगेसी में नज़र आता है, ठीक, और उनका रवैये में भी नज़र आता है, बाकी भी इस तरह से। तो मेरे ख्याल में लोगों का भी फिर ये हक बनता है कि अगर रियासत के इदारे जो हैं उन्होंने नहीं रिफॉर्म किया अपने आप को और कॉलोनियल चीज़ें नहीं निकाली, ठीक है, तो वो भी फिर प्री कॉलोनियल अपनी आइडेंटिटीज़ में जाएं और
यानी जहाँ से उन्हें सुकून मिलता है वहाँ से ले लें। अच्छा सर, ये बताएं, अब ये सोसाइटी आप अपनी रिसर्च और लिटरेचर और सारी चीज़ों को सामने रख के ये कहीं जा सकती है? इसकी कुछ सिर्फ तो हो सकती है? जा सकती है। बड़ी मज़ेदार मतलब सिचुएशन है। अगर आप देखें, हम ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इनके साथ आपको फेसबुक पे बाबा बंगाली भी मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ज़ातों के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ठीक है। फेसबुक पे आपको राजपूत नेटवर्क्स और इस तरह के बड़े मतलब, ठीक, बिल्कुल ऐसे तो ही। हम यही सारी चीज़ें लेके ग्लोबल भी हो रहे हैं और स्टेट को बाईपास भी कर रहे हैं और एक नए अलायंसेस जो हैं वो बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या ये हमारे लिए इकनॉमिकली बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, ये मुझे नहीं पता। मतलब वो देखें, उन्होंने तो इसका दूसरा इस्तेमाल भी इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का शुरू कर दिया। जैसे हमारा ड्राइवर चलाता है लेकिन उसकी इनकम का 25% ऐप बनाने वाला, जिसने ऊबर की ऐप बनाई है, वो ले जाता है, या 20% जितना भी है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस तरह के वैल्यू एक्सट्रैक्शन वाला कोई निज़ाम शायद नहीं बनाया। वो बना लें तो वैसे तो उन्होंने भी मतलब 200 साल 2 से भी ज़्यादा दूसरी सिविलाइजेशंस के रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर के वो। लेकिन एक सर, आप रिसोर्सेज उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए और उन्होंने उस सारे सिस्टम का डिज़ाइन इस तरह से किया कि जिसके नतीजे में उनके यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाए और हम डिप्राइव रहें। लेकिन मैं असल में ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप मुझे ये बताएं कि क्या हम उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मेरे ख्याल में वो डाइवर्सिटी है और फिर उन्होंने क्रिटिक थॉट्स पे आज़ादी है। मतलब उन्होंने अपने जो सबसे उनका जो था ना, मतलब अगर फ्रांस का मैं आपको एग्जांपल दूं, मिशेल फूको, एक ऐसा मतलब फ़िलासफ़र जो मतलब एड्स से मरा, ठीक है। उसका लाइफस्टाइल इतना मतलब जो है, जैसा भी आप कह लें, ठीक है, वो इस वक्त उनका सबसे साइटेड फ़िलासफ़र है। सही है, ठीक है। और उसकी सारे आइडियाज़ उनकी सोसाइटी की क्रिटिक हैं और वो उसे सेलिब्रेट करते हैं और उनकी एकेडमीज़ में वो सबसे ज़्यादा साइट होने वाला फ़िलासफ़र बन चुका है। ये जो टॉलरेंस है ना, यानी कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन की या एंटी इस्टेब्लिशमेंट ओपिनियन की या एंटी स्टेटस को ओपिनियन की, ये उन्होंने इस पे कैपिटलाइज करना सीख लिया। हम कैसे, कोई इंजेक्शन याद करना पड़ेगा, क्या करना और पड़ेगा? मुझे मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि मतलब उनकी तो सीक्रेट सर्विसेज भी क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम्स में और इस तरह के, हालांकि उन राइटर्स का लाइफस्टाइल बड़ा अजीबोगरीब होता है, उसमें इन्वेस्ट करती हैं ताकि हमारा जो है ना नेशनल नैरेटिव, फिर आर्ट और लिटरेचर और कल्चरल कैपिटल के ऊपर बाकायदा इन्वेस्टमेंट होती है। इस पे भी काम हुआ है कि कैसे दुनिया का जो पहले आर्ट का मरकज़ पेरिस था उसको न्यूयॉर्क में शिफ्ट किया जाए, ठीक है। बाकायदा उनकी यानी इसके ऊपर उनकी गवर्नमेंटल एजेंसीज़ काम करती हैं कि नॉलेज एज़ कैपिटल, कल्चर एज़ कैपिटल, उसके साथ सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, इनको अपने लिए यूज़ कैसे करना है। इस तरह से फिर मुख्तलिफ उन्होंने कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं ब्रेन ड्रेन करने के लिए, दुनिया के सबसे ज़हीन लोग इकट्ठे करने के लिए। वीज़ा सिस्टम्स हैं जिसमें स्पेशल टैलेंट्स जो हैं उनको बुलाया जाता है, ठीक है। अगर आपका काम जो है वो 3-4 नेशनल अखबारों में डिस्कस हुआ है किसी भी किस्म का, तो देयर इज़ ए स्पेशल टैलेंट, यू विल बी कंसिडर्ड स्पेशल टैलेंट, ठीक है। सही है। तो इस तरह के उन्होंने कैटेगरीज बना के पूरी दुनिया से इनवाइट करते हैं, नॉलेज इकॉनमी की तरफ जा चुके हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली स्टेज से गुजर चुके हैं। अब सर इंडस्ट्रियलाइजेशन से आगे वो नॉलेज, वो कह रही हैं नॉलेज इज़ पावर। हाँ जी। लेकिन आप सर ये बताएं, देखें मैं अपने देखने वालों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सर प्रोफेसर साहब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का तजर्बा भी है आपको सर। क्या पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, उनमें थिंकिंग और क्रिटिक थिंकिंग की गुंजाइश मौजूद है? गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में टीचर्स का रवैया, टीचर्स भी तो यहाँ के ही हैं ना, मतलब वैसे ही हैं। मतलब एमफिल का स्टूडेंट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट
अच्छा खासा एक मतलब पूरी दुनिया में उसका मकाम है एमफिल की डिग्री का, उसको बच्चा बच्चा कह के बुलाएंगे, ठीक है, उसको बड़ा ही नहीं होने देते। सही है, ठीक है। और ये टीचर बरगद के दरख्त हैं जो नीचे कोई दरख्त नहीं बड़ा हो सकता। और ओवरऑल वैसे भी सबका मतलब सिटीज़न जो 18 साल का हो गया है वो वैसे गाड़ी चला सकता है, वेपन्स का लाइसेंस बनवा सकता है, सारा कुछ कर सकता है। वो यूनिवर्सिटी में उसकी इन्फेंटलाइजेशन होती है कि अपने रिसर्च टॉपिक तक वो खुद नहीं चूज़ कर सकता, उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से, मतलब बच्चे आप देखें ना, मेरे मुंह पे भी चढ़ा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से यूनिवर्सिटियों में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने जी उनके वालिदैन ने कहा है कि पढ़ें। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में इस वजह से आ गए कि हाँ जी। एक और भी वैसे मैं आपको बताऊं, मेरे अपने ज़माने में मैं वो ये था कि लोग शायद अच्छा रिश्ता लेने के लिए यूनिवर्सिटी। हाँ जी, ये फिनोमेनन अभी भी शायद हो, लेकिन वो कुछ अमीर यूनिवर्सिटियों की तरफ है। तो ये बेसिकली उन बच्चों के अंदर थिंकिंग कैसे डेवलप की जाए, मसलन आप क्या करते हैं? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि मसल मैं अब प्लेजरिज्म है, ये मना है, ठीक है, यानी किसी के आइडियाज़ को कॉपी करना या किसी के लफ्ज़ों को कॉपी करना ये मना है। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, हमसे मतलब टीचर्स, ठीक है, मैं अपने तरफ के लिए हम, एक बंदे के लिए हम नहीं कहता, जैसे हमारे कुछ शोरा हजरात कहते हैं, ठीक है, कि आप अपनी सोच हमें बताएं, ठीक है, तो वो हैरान होते हैं, मेरी अपनी सोच, यानी मैं कैसे कुछ, मतलब जो इंडिविजुअल की सोच, मतलब ये उस स्टूडेंट के लिए अभी तक ये मसला है कि उसने दुनिया के बारे में अपनी राय अगर वो बनाए तो वो अहम हो सकती है, ये अभी तक नहीं बावर कराया जा सका। गुड। ये वैसे हैरानकुन बात नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचने वाले लोग और मास्टर्स करके एमफिल और पीएचडी करने वाले लोग, उनकी अपनी इंडिविजुअल कोई थिंकिंग नहीं है। और अक्सर आपको मतलब मुझे अपने फील्ड का पता है, एक पैटर्न सा बना हुआ है, एक थ्योरिस्ट लें, एक राइटर लें, वो थ्योरिस्ट उस राइटर पे अप्लाई करें, ठीक है, और वो एक ही घिसा पिटा पैटर्न है, उसके टेम्पलेट्स भी बने हुए हैं, वो आप करें और बस मतलब एक फुटनोट ऑफ ए फुटनोट टाइप रिसर्च बनती जा रही है। सही है। यहाँ पे एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद डॉक्टर साहब से मज़ीद डिस्कशन जारी रखेंगे।